हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी। स्वागत है आपका पॉलिटी के इस नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ नोट्स है आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप उसे हमारे ऐप में चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जो संविधान का जो निर्माण है वो अचानक ही नहीं हुआ, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं। वो इवेंट्स का जो परिणाम हुआ है वो हमारी संविधान सभा के गठन का कारण बना। तो जो छोटे छोटे जो इवेंट्स हुए हैं हम उनको सबसे पहले देखते हैं। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय, ये नाम याद रखेंगे, एम.एन. रॉय, उन्होंने संविधान सभा का विचार रखा कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसका विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय जी ने रखा। वो कौन थे? वो एक वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसी क्रम में आगे 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की कि जो स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने जवाहरलाल नेहरू जी की इस मांग को स्वीकार कर लिया और इसे ही अगस्त ऑफर कहा जाता है। 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने स्वतंत्र भारत के निर्माण के उद्देश्य से भारत आए। इसे ही क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ये याद रखेंगे कि क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। उसका कारण क्या था कि जाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग है, देश का विभाजन चाहती थी कि भारत दो भागों में बंट जाए, भारत और पाकिस्तान में। तो उसी उद्देश्य से उन्होंने अपने आप को संविधान सभा की मांग से अलग कर लिया। फिर 1946 में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन के आधार पर, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान, उसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। अब ये जो संविधान सभा की जो बॉडी है, ये जो निकाय बना है, बॉडी बनी है, यही हमारे देश के संविधान का निर्माण करने वाली थी। तो संविधान सभा का जो गठन है वो हम देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव, याद रखना है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो किसके सुझावों से हुआ है? तो ये कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर हुआ है। तो नवंबर 1946 में इसका गठन हुआ संविधान सभा का। कुल सदस्य की संख्या है 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के और 93 देसी रियासत की सीट आवंटित थी। यानी कि जो 296 लोग हैं वो ब्रिटिश भारत से चुन के आएंगे और जो 93 लोग हैं देसी रियासत से चुन के आएंगे। ब्रिटिश भारत का मतलब है जहाँ ब्रिटिशों का डायरेक्ट रूल था, डायरेक्ट शासन था, वो अपने गवर्नरों के माध्यम से डायरेक्ट राज करते थे, वो ब्रिटिश भारत हुआ। और देसी रियासत तो हम जानते ही हैं, जहाँ रियासतों के राजा होते थे और वो राज करते थे। तो ऐसे 93 देसी रियासत थी और उनके लिए सीट आवंटित थी। तो हर जितने प्रांत हैं और देसी रियासत थे, तो उनमें सीट कैसे बंटवारा होता था? उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा होता था। या मोटा माटी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक 10 लाख में एक सीट थी। तो सीटों का जो निर्धारण कैसे होता था? सीटों का निर्धारण प्रमुख 3 संप्रदायों के आधार पर होता था। तीन याद रखेंगे। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा है सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो भी अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो सामान्य में आते थे और इनमें भी जो सीटों का निर्धारण था वो जनसंख्या के अनुपात में ही होता था। याद रखेंगे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव, तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव था वो उन समुदाय के लोगों के द्वारा ही होता था। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम अगर प्रतिनिधि है तो उसको वोट जो करेंगे वो मुस्लिम ही करेंगे। सिख है तो उसको वोट करने वाले सिख ही होंगे और सामान्य है यानी कि जनरल है तो उनको वोट करने वाले जनरल ही होंगे। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन है वो रियासत के प्रमुख ही होते थे। अब चूंकि रियासतों के प्रमुख वो राजा होते थे तो प्रतिनिधियों का चुनाव जाहिर सी बात है वही करेंगे। तो इस प्रकार जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। अब देसी रियासतें की जो सीट थी उनको ये नामांकित होकर जा रही थी और जो आंशिक रूप से चुनी हुई जो ब्रिटिश भारत की जो सीटें थी, ठीक है, वांशिक रूप से चुनी थी, पूर्ण रूप से नहीं चुनी हुई थी कि हर आदमी तो उसमें वोट नहीं कर रहा था, है ना। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हुए। अब जो संविधान सभा के लिए जो सीटों का जो चुनाव था वो जुलाई अगस्त 1946 तक हो गए थे।
जिसमें 208 कांग्रेस की सीट थी, 73 मुस्लिम लीग, 15 छोटे मोटे स्वतंत्र जो समूह थे उनको सीट मिली। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 208 सीट कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती और 15 छोटे स्वतंत्र समूह ने जीती। यद्यपि वयस्क मताधिकार व प्रत्यक्ष चुनाव का अभाव था, फिर भी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह मिली, यानी कि हर संप्रदाय, हर जाति, हर जनजाति के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इनके प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया और उनको इसमें जगह मिली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946। इसका बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। क्यों? क्योंकि वो 2 देश चाहते थे, एक है भारत, इंडिया, और पाकिस्तान, इसलिए उन्हें बहिष्कार कर दिया। तो इस प्रकार जो कुल सदस्यों ने जो भाग लिया उनकी संख्या 211 हो गई। इसके जो अस्थायी सदस्य थे, याद रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद में अस्थायी सदस्य बनाए गए। पहले क्या शुरुआत में अस्थायी सदस्य बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे, लेकिन फिर बाद में एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर HC मुखर्जी नाम याद रखेंगे, और डॉक्टर VT कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, यानी कि इसके 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर HC मुखर्जी और डॉक्टर VT कृष्णमाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, यानी कि पेश किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है। नेहरू जी का जो भाषण था, स्पीच थी, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमको एक पॉइंट इसमें मेन याद रखना है कि संप्रभु भारत के सभी शक्तियाँ एवं सभी प्राधिकार, इसके सभी अंग, सरकार के अंग का सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। इसका मतलब यह है कि संप्रभु भारत के सभी शक्तियाँ, प्राधिकार, इसके जितने भी अंग हैं, इनकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, ठीक है, संप्रभु भारत की जितनी भी शक्तियाँ हैं, इनका स्रोत एकमात्र भारत की जनता होगी। यानी कि भारत की जनता है तो संप्रभु भारत की शक्तियाँ हैं और उसके अधिकार हैं। तो इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। डेट याद रखेंगे, 22 जनवरी 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, तो 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं। तो क्या हुआ था, इस समय तक भारत आज़ाद हो चुका था, क्योंकि 3 जून 1947 को क्या हुआ था कि माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली गई थी, और इसके अनुसार क्या था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने वाला था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने वाला था। तो भारत के आज़ाद होते ही संविधान सभा की जो स्थिति है उसमें 3 परिवर्तन हो गए, यानी कि संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी ना, उसमें 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो परिवर्तन ये था कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई, मतलब ये अपने डिसीजन है, जो फैसले हैं वो स्वयं ले सकती है और इसके ऊपर किसी का अधिकार या दबाव नहीं हो सकता। दूसरा है कि सभा एक विधायिका भी बन गई। विधायिका का मतलब क्या होता है, जो सिंपली जो कानून बनाए, ऐसी बॉडी जो कानून बनाए उसको विधायिका या लेजिस्लेटिव कहते हैं। तो अब संविधान सभा के कितने काम हो गए, 2 काम हो गए। संविधान सभा के 2 काम हो गए, एक संविधान बनाना जो पहले से ही कर रही थी, संविधान बना रही थी भारत का, और साथ साथ अब वो आम कानून, लोगों के लिए आम कानून भी बनाने लग गई। तो इस प्रकार हमारी जो संविधान सभा है वो भारत की पहली संसद कहलाई। तो क्या होता था, जब संविधान सभा की बैठक एज अ संविधान सभा ही होती थी, तब इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा की बैठक एज अ विधायिका होती थी, एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, तब इसकी अध्यक्षता करते थे GV मालवणकर। तो सभा जो है, संविधान सभा है, वो 26 नवंबर 1946 तक ऐसे ही दोनों रूपों में काम करती रही, यानी कि वो दोनों काम 26 नवंबर 1946 तक करती रही, कानून बनाना भी और संविधान बनाना भी। और तीसरा क्या परिवर्तन हुआ था कि मुस्लिम लीग के सदस्य सभा से अलग हो गए, क्योंकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान चले गए थे। तो ये तीसरा परिवर्तन हो गया। तो संविधान सभा के अन्य कार्य देख लेते हैं। 1949 मई राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, यानी कि भारत को राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता मिली।
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपनाया गया, पहले राष्ट्रपति वो बने। तो संविधान बनाने में कुल कितने साल लगे? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। इसकी कुल 11 बैठकें हुई और 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके हमारे देश का संविधान बनाया गया। इसके साथ ही 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अब देखेंगे संविधान सभा की समितियां। तो इसकी बड़ी समितियां कौन थी? पहला, संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू जी ने। संघीय संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता फिर से जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रांतीय संविधान समिति, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने। और प्रारूप समिति, हम सब जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इनकी अध्यक्षता की। और एक और समिति थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत समूह के लिए सलाहकार जो समिति थी, उसकी अध्यक्षता भी की थी सरदार पटेल जी ने। प्रारूप समिति जो सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति है संविधान सभा की, उसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, डेट याद रखेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका काम क्या था? नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। हमारा नया संविधान कैसे होगा, उसमें क्या होंगे, कितने अनुच्छेद होंगे। कुल 7 सदस्य थे, जैसा कि हमने पढ़ा। सदस्यों के नाम देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, TT कृष्णमाचारी। नाम याद रखेंगे। एक एक जो नाम है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। संविधान का प्रभाव में आना। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किए। यानी कि जो संविधान का जो अंतिम प्रारूप था वो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। और इसमें जितने भी सदस्य थे और अध्यक्ष थे और जितने सदस्य थे उनके हस्ताक्षर हुए। तो 26 नवंबर 1949 जब ये पारित हुआ, उस दिन संविधान में यानी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो संविधान का प्रवर्तन यानी कि इन्फोर्समेंट यानी कि संविधान का लागू होना। तो 26 नवंबर को कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 स्वतः ही लागू हो गए, अपने आप लागू हो गए। और जो शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान सभा की आलोचना। तो कुछ आलोचक भी थे जो संविधान सभा की आलोचना कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। उनकी आलोचना का कुछ कारण था, तो वो देख लेते हैं। पहला उनका कारण था कि ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि संविधान सभा प्रत्यक्ष मताधिकार से चुनी गई नहीं थी, वयस्क मताधिकार के हिसाब से नहीं चुनी गई थी, अप्रत्यक्ष मताधिकार से चुनी गई थी, है ना। नॉमिनेटेड इसके मेंबर्स थे, नामांकित सदस्य थे, तो ये हमारा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ये एक आलोचना थी। दूसरी आलोचना थी इसमें संप्रभुता का अधिकार था, ये सोवरेन बॉडी नहीं थी बोलते हैं। चूँकि जो भारत की आज़ादी का जो रिजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, वो ब्रिटिश संसद में लागू हुआ है, ब्रिटिश संसद में पारित हुआ है। जो हमारे देश का जो संविधान है, संविधान सभा है, वो संप्रभु नहीं है, उनका ये कहना था। तीसरी आलोचना ये है कि समय की बर्बादी हुई। अब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा दिए, 60 देशों का संविधान अवलोकन किए, इतना ज़्यादा समय क्यों लगाया, कुछ का कहना था। तो ये एक आलोचना करने वाले ये भी करते हैं। कांग्रेस का प्रभुत्व। अब चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो आज़ादी में योगदान में उनके सदस्यों की संख्या जाहिर से ज़्यादा होगी। तो संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो उसमें उनके लोग ही ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। तो आलोचकों को यह मौका मिल गया कि भाई कांग्रेस का इसमें प्रभुत्व है, ऐसा उनका कहना था। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व।
अब चूंकि संविधान सभा में जो मुख्य सदस्य थे, बहुत सारे जो सदस्य थे वो वकील और राजनीतिकों के बैकग्राउंड से आते थे, यानी पॉलिटिशियन थे, एडवोकेट थे, यही उनका बैकग्राउंड था। तो कुछ आलोचकों का ऐसा कहना था कि वकीलों और जो पॉलिटिशियन था इनका इसमें प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। कुछ आलोचक थे, उनका कहना था कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व है। ठीक है, अब हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी तो कुछ लोग ये कहने लगे कि हिंदू का प्रभुत्व है। तो ये कुछ इसकी आलोचनाएं हैं, संविधान सभा की आलोचनाएं हैं। परीक्षा की दृष्टि से, वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमें इसे पढ़ना चाहिए, एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ये रहा आज का लेक्चर। तो इसकी जो PDF है, इसका जो स्टडी मटेरियल है, आपको ऐप में मिल जाएगा। हमसे टेलीग्राम में जुड़े, अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपको और कौन से लेक्चर देखने हैं, आपको कोई लैंग्वेज का इशू है, जो भी आपको इशू है और जो भी आप लेक्चर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।